हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे और एनसीईआरटी सीरीज में आपको पता होगा, जो क्लास हमारी फॉलो कर रहे होंगे, हमने ओशिनोलॉजी चैप्टर खत्म कर दिया है। और आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट या क्लाइमेटोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पूरे ज्योग्राफी में सबसे कॉन्सेप्चुअल और सबसे टिपिकल टॉपिक अगर कोई है तो क्लाइमेट है। ठीक है, इसका आप इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में तो पूरा आप देखेंगे जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, इंसोलेशन पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे और वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। इसका यूज हम लोग ओशिनोलॉजी में भी किए थे, जहाँ पे मैंने जो इसके कॉन्सेप्ट लगे थे मैंने आपको वहाँ पे बता दिए थे। इसका यूज हम लोग जब इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे तब भी इनके कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे यूज होंगे। ठीक, थोड़ा सा इसमें साइंस और थोड़ा ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। पूरा इसको हम लोग मिला के क्लाइमेट जो चैप्टर है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो क्लाइमेट चैप्टर हमारा सबसे पहला चैप्टर आज रहेगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो वेदर और क्लाइमेट में नेसेसरी होते हैं। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर सबसे बेसिक हम लोग पकड़े तो हम लोग डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं, एक मिनट पेन चेंज कर लें। हाँ, तो हम लोग डेली लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं कि आज मौसम कैसा है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, आज मौसम कैसा है। हमने कभी ये बोला है आज जलवायु कैसी है? ठीक, हमने ये कभी नहीं, हम डेली लाइफ में ये नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, आज मौसम कैसा है। मौसम मतलब क्या कि वेदर आज कैसा है। ठीक, जलवायु मतलब क्या, क्लाइमेट। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। तो अगर इसको सबसे सिंपल लाइफ एग्जांपल समझे, लाइफ एग्जांपल से, तो हम क्या बोलते हैं डेली कि आज मौसम कैसा है, मतलब जो डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वो मौसम है या वेदर है। अगर हम लोग बोलते हैं कि इस साल, ठीक है, हम लोग क्या कभी कभी क्या बोलते हैं, इस साल गर्मी बहुत पड़ी। ठीक, इस साल ठंडी बहुत पड़ी। ठीक है, इस साल बारिश बहुत हुई। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक लंबे समय का, क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग पीरियड ले रहे हैं, एक साल का। ठीक है, या एक एवरेज ले रहे हैं पूरे साल का। ठीक है, कि इस साल या इस 2-3 साल में। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग पीरियड का जब टाइम लेते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ये एकदम सिंपल सीधी लैंग्वेज में ये अगर हम बात समझना चाहें तो मौसम और जलवायु, क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस होता है। डेली बेसिस पे वेदर चेंज होता है और लॉन्ग पीरियड या एवरेज बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया हमको क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। ठीक, तो जैसे हमने पहले ओशनोलॉजी किया था, हम लोग एक एक जो लाइंस यहाँ पे दी हुई हैं उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर लाइंस में आपको बताऊंगा कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कोई अगर लाइन छूट रहेगी तो हम लोग इसको यहाँ पे दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले किए थे सेम उसी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जब ये वाले आप अपर पार्ट पढ़ोगे, पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ से स्टार्ट है कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवलप्स। ठीक है, एनवलप्स मतलब कवर करता है द अर्थ ऑल अराउंड। ठीक है, इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एक नॉर्मल पहले ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में और आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सब हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं क्या इसका मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर में जो है हमारे क्या पाई जाती है, एयर पाई जाती है। तो एयर क्या होती है, एक हमने पढ़ा है एयर, एक हम पढ़ते हैं विंड। ठीक है, दो चीज होती है, हवा और वायु। ठीक, तो हम समझेंगे कि एयर क्या होता है। एयर अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, अब गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हो सकती है इंपॉर्टेंट, जो मेनली जिनसे एयर मिलके बनी होती हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन गैस हो जाती है। ठीक, आर्गन गैस हो जाती है। ये हम देखेंगे कि जो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एयर के, वो इनसे मिलके एयर जो है बनी होती है। ठीक, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, एयर। एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर।
ठीक है, या जल वाष्प जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वाटर वेपर या जल वाष्प। अब जल वाष्प क्या होते हैं? जब कोई वाटर बॉडी सनलाइट या हीट टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका इवेपरेशन होता है, तो क्या जो फेज चेंज होता है लिक्विड से गैसियस फेज जो चेंज होता है उससे क्या बनते हैं? वाटर वेपर। तो हम क्या हमारे एटमॉस्फेयर में और क्या पाया जाता है? वाटर वेपर पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? डस्ट या एरोसॉल्स। ठीक, अब ये क्या होते हैं? डस्ट तो आपको पता है जो नॉर्मल डेली लाइफ में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डस्ट। ठीक, और एरोसॉल वो होते हैं जिनका वो आप ऐसे समझिए जिनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, इतने छोटे कि हमारे अगर हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक में देखें तो हमारे नोज से ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतने छोटे होते हैं एरोसॉल। ठीक, तो कुल मिला क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल से बने होते हैं, सी सॉल्ट से बने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो कि ये सी सॉल्ट से बने होते हैं। ठीक, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं प्लांट्स उनसे बने होते हैं। ठीक है, ये जो स्मोक होता है उससे बने होते हैं। ठीक, और इसमें आप और एक चीज लिख सकते हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे मिलकर डस्ट या एरोसॉल बने होते हैं। ठीक, अब ये सब कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, या एटमॉस्फेयर में ये लोग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एयर, वाटर वेपर और डस्ट। ठीक है, अब हम लोग एक यहाँ पे एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि एयर में जो गैसेस होती हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पीसीएस के लिए, कि कभी कभी क्या पूछ देता है कि इनको लगाइए सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें दे देगा N2, फिर दे देगा O2, फिर दे देगा आर्गन और फिर दे देगा CO2। अब यहाँ गलती क्या होती है? हम N2, O2, CO2 लगा के चले आते हैं। ठीक, आर्गन बीच में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि CO2 से ज्यादा कंपोजिशन जो है वो एटमॉस्फेयर में किसका है? आर्गन का है। ठीक है, आर्गन का 0.93 है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 से 0.0 तब 3। ठीक है, अब या 0.04 बोल सकते हैं जो लेटेस्ट कंपोजिशन इसका है। ठीक है, दोनों याद रखिए, 0.036 चाहे 0.04। ये याद रखना कि आर्गन जो है, आर्गन, ठीक है, वो 0.93 है। ठीक है, वो 0.09 नहीं है, 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.036 है। ठीक, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट की टेबल जो है आपको याद रखनी है, N2, O2, आर्गन, CO2 तब। ठीक है, उसके बाद N2 आपको पता होता है 78, बचपन से पढ़ा है। O2 पता है आपको 29.5, ठीक है, 95। उसके बाद CO2 याद रखना है, और आर्गन का कंपोजिशन भी याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद नीथियन, हीलियम, क्रिप्टोजिनॉन जो इनर्ट गैसें होती हैं बाकी। ठीक है, आर्गन भी कौन सी गैस है? इनर्ट गैस है। तो ये हमको याद रखना। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं? हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं। उन्हीं में आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिरॉन जो है ये सब आते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। जो नाइट्रोजन गैसेस होती हैं, ठीक, जो क्या होते आर्गन गैसेस होती हैं, जो ऑक्सीजन होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनका कैसे क्या यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी नाइट्रोजन की। ठीक, हमको पता है इसका कंपोजिशन क्या 78.08 है, और ये सबसे हाईएस्ट है, या इनका कंपोजिशन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ये सबसे पहली चीज याद रखनी है। अब नाइट्रोजन क्या होता है कि जो इसका मेन यूज क्या होता है? जैसे प्लांट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, ऐसे ही इनको नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है, लेकिन ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस तरीके से ये N2 को डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है? N2 जो है पहले सॉइल में आता है नाइट्रोजन, और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो इसको मैं वहां पे एकदम डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। फिलहाल आपको इतना मुझे जानना है कि नाइट्रोजन जो होता है ये डायरेक्ट जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसको इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसको ये नाइट्रेट में चेंज करता है, और उसके बाद जो प्लांट होते हैं वो उसको एसिमिलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये नाइट्रोजन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, और नाइट्रोजन की यूज क्या होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बहुत से यूज होते हैं, और ठीक है वो आप
थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, कोई अगर आपको पहले से पता तो आप कमेंट करके उसको जरूर बताइए। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, CO2 के बारे में। ठीक है, अगला हमारा गैस कौन से, CO2। ठीक, तो CO2 हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कंपोजिशन वगैरह हमने ऊपर देख लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या एक अच्छा मतलब मेन फीचर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि सनलाइट जो है वो इससे सन रेज आती हैं किस पे, अर्थ पे। ठीक, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये क्या करती है कि जो सन रेज आ रही हैं ये आने वाली रेज के लिए, ठीक है, आने वाली रेज के लिए क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। आने वाली रेज के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं जो रेज आ रही है। ठीक, और जब ये रेज आती हैं तो मतलब ट्रांसपेरेंट तो मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस करके ये अर्थ पे आ जाएंगी और अर्थ को क्या करेंगे, ये हीटअप करेंगे। ठीक, हीटअप करेंगे यानी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अर्थ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जब कूल डाउन होती है अर्थ, ठीक है, जैसे कोई एक रॉड है, ठीक है, जब इसको हम लोग टेम्परेचर देके हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं और उसके बाद कुछ देर के लिए इसको रख दें तो क्या होती है, तो रॉड जो है कुछ देर में ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है इसके अंदर हीट टेम्परेचर, वो उसको रेडिएट करती है। ठीक है, रेडिएट करती है तो जो फिर ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ जाती है। ठीक, उसी तरह अर्थ भी जो है जब इस पे रेडिएशन पड़ता है तो ये पहले हीटअप होती है। जब रेडिएशन बंद होता है यानी नाइट टाइम पे तो ये उसी टेम्परेचर को रेडिएट करती है। जब ये रेडिएट करती है वापस ऊपर की तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ओपेक होता है रेडिएटिंग के लिए। ठीक है, ओपेक यानी मतलब ये इसको क्रॉस नहीं करता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत ढेर सारे यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देखोगे अर्थ का जो है वो थोड़ा वार्म हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत जरूरी होता है अर्थ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना। ठीक, इससे हमारी अर्थ जो है वो वार्म बनी रहती है, कोल्ड टेम्परेचर जो है वो अर्थ पे नहीं होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो आइस टाइप का कंडीशन हो जाएगा, हमेशा जो है कोल्ड टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम क्या है, अर्थ को एक इन्वॉल्व की तरह ढक के रखती है जिससे अर्थ जो है वो वार्म बनी रहती है। अब समस्या क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंटेंट जो है, कंपोजिशन या परसेंटेज जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, एक तो हम इंडस्ट्रियल जो यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री का, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, जो प्लांट्स होते हैं वो हमने अभी ऊपर देखा कि ये डायरेक्ट किसको एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जब हम पेड़ ही काट दे रहे हैं, ऊपर से इंडस्ट्री लगा दे रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लगा दे रहे हैं और उसमें एयर में पॉल्यूटेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। इधर पेड़ कट जा रहा है, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो एब्जॉर्ब करने वाला भी नहीं है, लगातार कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। इससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंटेंट जब ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जो ज्यादा हीट जो रेडिएट हो रही है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है वो और ज्यादा वार्म होती जा रही है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे एक चीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ग्रीन हाउस गैस जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है, हम एक हाउस बनाते हैं, उसमें ऐसे ही हम लोग जो रेडिएशन होता है उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और उसके बाद हम उसका यूज करते हैं रेडिएशन का वार्म। ग्रीन हाउस क्या होता है कि हम एक हाउस बनाते हैं, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ा के उसको गैस को ट्रैप करके हीट को ट्रैप करते हैं। इससे हमारा जो वहां पे टेम्परेचर होता है वो वार्म बना रहता है। ठीक, सेम इसी कंडीशन में जो एक ब्लैंकेट की तरह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड काम कर रहा है,
वो जाने वाली रेडिएशन को, जो रेडिएट हो रही है अर्थ से, उसको ट्रैप करके हमारे अर्थ का टेम्परेचर को जो है वो वार्म करता है। ठीक, तो ये बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इससे आपको पता चल गया कि ग्रीन हाउस गैस है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। ठीक है, बताना है ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबको पता है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस है ऑक्सीजन है। हम एक बार पानी के बिना रह सकते हैं। ठीक है, वाटर अगर हम कुछ देर ना मिले तो हम कुछ घंटों दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एयर जो है ऑक्सीजन, ठीक है, एयर में मेन ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस आप लोग कितना है वो आप समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं लाइंस में कुछ क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमने पढ़ा ये कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कंपोज ऑफ गैसेस, वाटर, वेपर, डस्ट पार्टिकल बताया अभी आपको। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ये सब होते हैं। ये मैंने आपको जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये मैंने वहां पे इसी चीज की चर्चा की थी। ठीक, उसके बाद हमने बात किया था गैसेस के बारे में। ठीक है, गैसेस हमने क्या बात की, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेटेरियोलॉजिकली। ठीक है, अब जैसे मैंने एक चीज बताना वहां भूल गया था, जब हम क्लाइमेट करते हैं तो इस क्लाइमेट की स्टडी क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, हम लोग इसको मेट्रोलॉजिकल मतलब फिनोमेना नहीं बोलते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग क्योंकि हम लोग लंबे अवधि के लिए जो चीज को स्टडी करते हैं वो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजिकली मतलब कि जो वेदर कंडीशन होती है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया कि अर्थ है और जो सन से रेज आ रही है, कौन सी रेज आती है आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट वेव आती है, और अर्थ कौन सी वेव रेडिएट करती है, वो लॉन्ग वेव रेडिएट करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट इज टुवर्ड द अर्थ सरफेस। ठीक, जो मैंने ग्रीन हाउस गैस बताया आपको, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैस इज कांस्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक, इंडस्ट्रियल रीजन और पेड़ का काटना। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे लिखा है ओजोन। ठीक है, ओजोन हम लोग ओजोन गैस के बारे में तब पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर वाला इसमें पढ़ेंगे, तब हम लोग ओजोन के बारे में वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर में हमने बताया कि वाटर वेपर क्या कैसे बनता है, वाटर बॉडी। ठीक है, इवेपोरेशन और केमिकल चेंज होता है, फेज चेंज होता है, लिक्विड से गैस में बनता है, तो वाटर वेपर का जनरेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। पहली बात तो वेरिएबल गैस क्यों बोल रहा है। ठीक है, वेरिएबल इसलिए कि चेंज होता रहेगा। ठीक, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने नीचे पढ़ा था कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हमने लिखा है 78.08। इसका मतलब ये है कितना कार्बन नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर हमेशा प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन हमने लिखा, इसका मतलब है कितना प्रेजेंट हमेशा रहता है। लेकिन आपने यहाँ कहीं देखा कि वाटर वेपर का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल है। वाटर वेपर जो है डेली चेंज होता रहता है। मान लीजिए कहीं पे वाटर का बॉडी है और वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट जो है ज्यादा आ रही है। इसका मतलब उस एरिया के एटमॉस्फेयर में आप देखोगे कि वाटर वेपर कंटेंट जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक, जहां पे वाटर बॉडी का सोर्स नहीं है, वाटर का सोर्स नहीं है, वहां आप देखोगे कि वाटर वेपर जो है आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए वेपर वेरिएबल होती है क्या, वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ लाइन का मतलब यही है। उसके बाद लिखा है एटमॉस्फेयर इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये है कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थ से, ठीक है, ये अर्थ है, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर जो है वो हमेशा कम होता रहेगा। अब ये आप सीधी सी बात देखो कि जैसे एग्जाम्पल ने, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर ये छोड़ के चले जा रहे हो पीसीएस एग्जाम में, ठीक है, तो आप क्या है एग्जाम में छोड़ के जा रहे हो तो आप कट ऑफ से उतना ही दूर रहोगे क्योंकि आपने क्लाइमेट्स पढ़ा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर हम वाटर बॉडी के पास रहेंगे, ठीक, अगर यहाँ पे वाटर बॉडी है तो जाहिर सी बात है अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो इस एरिया में आपको इस एल्टीट्यूड पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे तो वाटर वेपर कम होगा ही, क्यों, क्योंकि समुद्र जो है, वाटर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और जब इवेपोरेशन होगा सबसे पहले कंटेंट वाटर का यही तो पहुंचेगा, वहां ऊपर नहीं जाएगा उतना। ठीक, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर एल्टीट्यूड, वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। इसके कॉन्सेप्ट जो है ये कई जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, असरसर रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इन द वार्म
ठीक है। वार्म, वार्म मतलब फील करिए, वार्म, वार्म मतलब गर्म वाला। और वेट ट्रॉपिक्स, ठीक है। वेट यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक, इस वाले रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है, वार्म रहता है और वेट रहता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक है। इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो वाटर वेपर रहेगा इस एटमॉस्फेयर में, इस रीजन के, ठीक है, कौन से, वार्म वेट ट्रॉपिक्स में, ठीक है, यानी इक्वेटर के पास वाला जो लैटिट्यूड है, लो लैटिट्यूड में, यहाँ पे 4% रहेगा एयर बाय वॉल्यूम। लेकिन ड्राई और कोल्ड एरिया में, ड्राई मतलब कि जैसे हम लोग थार रेगिस्तान की बात कर लें, ठीक है, मरुस्थल की बात कर लें, तो वहां पे आपको पता है कोई वाटर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां पे वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो कम रहेगा। यहाँ पे सेम चीज वही लिखा है कि कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है कि जब पानी है ही नहीं तो वाटर वेपर कहाँ से होगा, ठीक। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। क्यों, ये चीज आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है वो ज्यादा आती है। जब सनरेज ज्यादा आएंगे तो हीटअप ज्यादा होगा वाटर बॉडी का, और हीटअप ज्यादा होगा वाटर बॉडी का, तो इवेपोरेशन रेट जो है वो आपका वो ज्यादा रहेगा, ठीक। जैसे जैसे हम लोग पोलर एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है, पोल पे वैसे ही पता है आपको सब आइस है, ठीक है, आइस है, वहां पे वाटर बॉडी का इवेपोरेशन होना जो है वैसे भी टफ है। और आपको यही पता है कि सोलर रेज जो है वहां पे स्लैंटिंग या तिरछी आते हैं, ठीक, और उतनी अच्छे से नहीं पहुंच पाती, तो टेम्परेचर भी उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ समझ में आ गया। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कह रहा है कि जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो आने वाली रेज है उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, यानी उसको तो आने देती है। कार्बन डाइऑक्साइड से सोलर रेडिएशन जो है क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जो अर्थ की लॉन्ग वेव निकलती है, रेडिएट करती है, वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन वाटर वेपर केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। वाटर वेपर जो है वो आने वाली भी रेज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो सन से रेज आ रही है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, और जो अर्थ से रेडिएट हो रही है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसलिए लिखा है यहाँ पे ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो अर्थ को ना ज्यादा कोल्ड होने देता है और ना ज्यादा हॉट होने देता है, ठीक। तो वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर, ठीक है। अब ये एक चीज आप समझ लो, कहीं पे स्टेबल और इनस्टेबल कंडीशन दिखा रहे, इसका मतलब सीधा होता है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर कहीं पे लिखा है कि स्टेबल कंडीशन, ठीक, यानी नो रेन या स्टॉर्म, ठीक है, कहीं पे लिखा है अनस्टेबल कंडीशन, ठीक, इसका मतलब है कि रेन या यहाँ पे स्टॉर्म जो है वो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब अनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन को दर्शाता है कौन, वाटर वेपर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर वाटर वेपर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, अगर वाटर वेपर का कंडेंसेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी, तो उसका एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, कंडेंसेशन जो है वो ज्यादा होगा। जब कंडेंसेशन ज्यादा होगा इसका मतलब है वहां पे प्रेसिपिटेशन जो है ज्यादा होगा, यानी रेन जो है वो ज्यादा रहेगी। कहाँ पे, जहां पे स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन मतलब जैसे ड्राई एरिया जो हो गया, ठीक है, या डेजर्ट एरिया जो हो गया, ठीक है, या कोल्ड एरिया या पोलर रीजन जो हो गया, वहां पे कैसी कंडीशन रहेगी, स्टेबल कंडीशन रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर रेन जो है वो नहीं होती। और रेन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे वाटर बॉडी जो है वो इतना सोर्स नहीं है वाटर वेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि जो ये वाटर वेपर है ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ एयर जो है कंट्रीब्यूट करता है। कैसे, अगर स्टेबिलिटी है तो मतलब वाटर वेपर नहीं है वहां पे, तो रेन जो है वहां पे नहीं होगी। अनस्टेबिलिटी है तो वहां पे वाटर वेपर है और रेन जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक। तो ये चीज आपको वाटर वेपर में इतना याद रखना है, ठीक। उसके बाद डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल या एरोसॉल जो हमने पढ़ा। अब ये क्या होते हैं कि एटमॉस्फेयर में इनका सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, इनका इसका मेन आप फंक्शन अगर आप समझो डस्ट पार्टिकल का, तो जब जो वाटर वेपर जो ऊपर जाता है
एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मान लो एक वाटर वेपर है, अब ये एक वाटर वेपर, एक वाटर वेपर, एक वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, ठीक है। ऐसे ये एटमॉस्फेयर में जो है ये फैले हुए हैं। अब आप सोचो, ये अगर कंडेंसेशन इनका होना है तो ये आपस में तो मिलते ही हैं, ठीक, लेकिन इनको आपस में मिलने के लिए किसी एक बेस चाहिए होता है इनको, ठीक है। एक बेस चाहिए होता है जिसपे ये आके ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं इस पे, ठीक, चिपक जाते हैं इस तरह से। जब ये चिपकते हैं तो जो ये जिस बेस पे चिपकते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है, या हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, ये वही डस्ट पार्टिकल होते हैं। डस्ट पार्टिकल कैसे काम करते हैं, किस तरह से, एटमॉस्फेयर में एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, जिसपे जो वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, इस पे आके चिपक जाते हैं और फिर इनका कंडेंसेशन होता है और फिर यही प्रेसिपिटेशन या रेन के थ्रू ये नीचे अर्थ पे वापस आते हैं, ठीक है। तो मेन डस्ट पार्टिकल का एटमॉस्फेयर में यूज क्या है कि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं और ये जो है रेन में या कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में हेल्प करते हैं, कौन, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा विच मे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, स्मोक, एज, पोलन डस्ट, जो मैंने अभी सब आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, रीजन ग्रेविटी एट कन्वेक्शनल करंट जो है, जो यहाँ से अर्थ हीट हो रही है, ठीक है। तो ये जो करंट ऊपर उठ रही है, इस करंट को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। इसकी वजह से ये पार्टिकल जो है ऊपर चले जाते हैं। जब यही ऊपर जाते हैं पार्टिकल, तो इन्हीं के ऊपर जो है वाटर वेपर आके चिपक जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल जो है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, इसी के ऊपर वाटर वेपर आके चिपक जाते हैं और यही डस्ट पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है, ठीक। तो ये कैसे पहुंचे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, कन्वेक्शनल करंट के थ्रू, जो अर्थ से हीट रेडिएट हो रही है उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहले हम लोग समझते हैं इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन में। अब इक्वेटोरियल पोलर रीजन में क्या होता है, लेस डस्ट होती है, ठीक है। डस्ट कम क्यों होगी, आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, हमेशा रेन होती रहती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन है और रेन जब ज्यादा होगी तो डस्ट पार्टिकल जो है वो कहाँ पे बैठ जाएंगे, वो अर्थ पे वापस जो है अर्थ क्रस्ट पे वापस बैठ जाते हैं, ठीक है। रेन के थ्रू वो नीचे आ जाते हैं। और पोलर रीजन में आपको पता है वहां पे आइस है, वहां पे डस्ट उतनी है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको डस्ट जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए लिखा है कि इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में डस्ट जो है या एरोसॉल जो है वो कम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में बात करें, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, तो यहाँ आपको डस्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो ड्राई विंड्स चलती हैं यहाँ पे, कौन सी विंड, जो ड्राई विंड्स चलती हैं वो इजिली जो है डस्ट को लिफ्ट अप करती हैं और कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। इसलिए आपको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में डस्ट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा रेदर देन इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन में सहारा डेजर्ट जैसे आपने पढ़ा होगा, उसकी जो डस्ट होती है बहुत दूर से उठ के आती है, तो उसके नाम पे एक विंड भी चलती है, लोकल विंड, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ वो कौन सी लोकल विंड चलती है जो सहारा डेजर्ट से उठती है, ठीक है। उससे पूरा रेड रेड हो जाता है, कुछ इस तरह का वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वो विंड चलती है, ठीक है। उसका आप अगर पता हो कमेंट करके आप जरूर बताओ उसको, ठीक है। ये हो गया इसका डस्ट की बात, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि इसका वेदर में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करती हैं। तो इसका ये वेदर में आप लोग समझ जाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट था डस्ट का, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। अगर इसके बाद हम लोग जो पढ़े हैं अभी, इसको मोटा मोटा अगर समराइज करें, मेन कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, ठीक, उसको हम लोग अगर एक जगह समराइज करें, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। तो हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं और गैसेस जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी होती है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रोजन का क्या यूज है,
फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन का क्या यूज है, फिर हमने पढ़ा CO2 का क्या यूज है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक। फिर हमने पढ़ा वाटर वेपर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर का क्या यूज होता है, वो हमने इसको कंपोजिशन में पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपोजिशन के बाद हमने पढ़ा गैसेस के बारे में, ठीक। कौन कौन सी गैसेस हमने पढ़ी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए, ठीक है। गैसेस में हमने क्या क्या पढ़ा कि शॉर्ट वेव जो है, शॉर्ट वेव जो सन से आती हैं, ठीक है, सन से आती हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो है ये क्रॉस करने देती हैं, और फिर जो लॉन्ग वेव एब्जॉर्ब करती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये क्या करती है, लॉन्ग वेव जो कहां से निकल रही है, अर्थ से निकल रही है, इसको एब्जॉर्ब करेगी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये हमने पढ़ा गैसेस के बारे में, ठीक है। गैसेस में हमको एक चीज और पढ़नी थी, O3 ओजोन के बारे में, वो हम लोग जब स्ट्रेटोस्फीयर वाला चैप्टर करेंगे, टॉपिक करेंगे, तो हम लोग उसको अच्छे से डिटेलिंग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, इक्वेटर पे कैसा है, यहाँ पे मतलब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, यहाँ पे ह्यूमिड है, तो यहाँ पे आपको हाई वाटर वेपर देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग अगर फिर बात करें इसमें डेजर्ट में बात करें, रेगिस्तान में बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लो वाटर वेपर, ठीक। ये हमने जो पढ़ा उसको अगर हम समराइज करें तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, हमारा जो लाइन थी कि एल्टीट्यूड बढ़ने पे वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जो है वो कम होता है, ये हमारा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हमको पता है कि वाटर वेपर जो है सन के इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करता है, और रेडिएशन जो अर्थ से निकलती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर बनाने में जो है वो हेल्प करता है, अर्थ पे एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने डस्ट वाला पार्ट पढ़ा था, डस्ट, ठीक है। डस्ट में हमने क्या पढ़ा था, सी सॉल्ट हो गए, ठीक है, सॉयल हो गई, ठीक, पॉलेंस हो गए, ये सब क्या बनाते हैं, डस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये नियर सरफेस के पास जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने देखा था सब ट्रॉपिक्स में ज्यादा होते हैं और लोअर ट्रॉपिक्स में इसमें इक्वेटोरियल रीजन के पास ये कम होते हैं, ठीक। तो ये आज हमने यहाँ तक इसको डस्ट पार्टिकल तक इसको कंप्लीट किया है। अब अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगी क्लास, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है ये अगली क्लास में करेंगे, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो है ट्रोपोस्फियर में लगेगा। बाकी तो सिंपल है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जो है सारी फिनोमिना जो वेदर रिलेटेड होती है ट्रोपोस्फियर में होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोग जाइए और डस्ट पार्टिकल तक इस चैप्टर को रीड करिए, और जहाँ पे किसी भी लाइन में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, और या तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारे ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है, साइंस के नोट, इन्वायरमेंट्स के नोट्स, हिंदी के नोट्स, ठीक है, जो आपको सीसेट में काम देगा, सारे नोट्स अपलोड है, आप वहाँ से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक। तो आपको मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे।